सीधे रुख करते हैं सहयोगी अहरावत का जुड़ रहे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अहरावत, जो कुछ भी आज विधानसभा में हुआ वाकई में शर्मसार करने वाला था। माननीयों की ये हरकत दुनिया भर ने देखा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि कल जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या फिर से हंगामा होगा? क्या विकास की बात को लेकर के चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी? जी हाँ, लगातार जहां हमने कल भी देखा किस तरह से डिस्टर्बिंग माहौल था वहां पर, लेकिन इस समय हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि बीजेपी के लीडर भी हैं, सुनील शर्मा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ आज असेंबली में हुआ, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं। एंड बीजेपी कुछ लीडर्स हैं जो कि इंजर्ड भी हुए हैं असेंबली से। असेंबली में आज बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ। स्पीकर जो एक अनबाइस्ड चेयर पे बैठे होते हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह एक्ट किया, बिहेव किया, जो बहुत ही निंदनीय है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता शुरू से रही है गुंडागर्दी की, वहाँ पे मार्शल्स को बुला के हमारे ऑनरेबल एमएलएज को इंजर्ड किया, मुझे लगता है बेहद अफसोसनाक है। जबकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही पुरवामन तरीके से कल के रेजोल्यूशन का विरोध कर रही थी, जो रेजोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो रेजोल्यूशन गैर कानूनी है। हालांकि आज मैंने चुनौती भी दी उमर अब्दुल्ला साहब को कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे कहीं पे भी जम्मू कश्मीर के नाम पे कोई स्पेशल स्टेटस का एक शब्द बताएं, हम डिबेट करने को तैयार हैं। स्पेशल स्टेटस कोई वर्ड ही नहीं है, और जिस आर्टिकल की तरफ इस स्टेटस को वो इंडिकेट कर रहे थे, वो आर्टिकल जग जाहिर है, दैट इज़ टेम्परेरी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू न हो तब तक वो टेम्परेरी एक प्रोविज़न था। 5 अगस्त 2019 को भारत के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के मंदिर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली जब लागू किया जम्मू कश्मीर में, तो धारा 370 ऑटोमेटिकली जो टेम्परेरली था वो निरस्त हुआ। उसके बाद यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे वैलिड ठहराया। तो अब ये असेंबली पार्लियामेंट से बड़ी नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। 370 को चैलेंज करना, ये मुझे लगता है कि गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। और स्पेशल स्टेटस कोई शब्द ही नहीं है भारत के संविधान में। मैं खुल्लम चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री को भी और स्पीकर को भी कि आप ये शब्द कहीं से ढूंढ के निकालें, इस पे बहस होनी चाहिए। भारत का संविधान वर्सेस स्पेशल स्टेटस, अगर संविधान में कहीं पे इस शब्द का कहीं प्रयोग उपयोग बिल्कुल एरावत, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की, जो लगातार आपको बता दें सनातनियों को एकजुट करने की जो कोशिश है उसमें जुटे हुए हैं। और बड़ा बयान उनकी ओर से दे दिया गया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि धर्म की लड़ाई लड़ना विरोध नहीं है बल्कि कर्तव्य है। सनातन को मिटाने की कोशिश की जा रही है और अगर हम अब नहीं समझे तो देर हो जाएगी। ये तमाम बड़ी बातें कही और अकबरुद्दीन पर देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा पलटवार किया। देवकी नंदन ठाकुर आज उन्नाव में ये सनातन यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आज से 13 तारीख तक कथा शुरू होनी है, उससे पहले सनातन यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सर। सनातन यात्रा आप निकाल रहे हैं उन्नाव में, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? सनातन यात्रा के माध्यम से सभी सनातनियों को जगाने का प्रयास है। और यहाँ अब 7 दिन राम कथा होगी। राम कथा के माध्यम से भी देश में सनातनियों को जगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं देश का माहौल जो है, देश के हिंदुओं की भावनाओं को ताक पे रखने का प्रयास किया जा रहा है। सनातन के लोगों के भावनाओं की कोई कद्र नहीं करेगा, वो भी इस देश में ये संभव नहीं है। यहाँ वक्फ बोर्ड की बात सभी लोग करते हैं, पर सनातन बोर्ड की कोई बात नहीं करता है। इसीलिए सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि सनातन यात्रा के माध्यम से लोगों को जगा सकें कि 16 तारीख को सभी सनातनी दिल्ली पहुंचे और सनातन धर्म संसद को सफल करें, जिससे जितनी बड़ी संख्या में आप लोग आएंगे उतनी हमारी आवाज पूरे जो पॉलिटिशियन लोग हैं उन तक जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए किसी का विरोध नहीं, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना हमारे अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी। सनातन बोर्ड की बात आपने
आपने शुरुआत की है, सनातन बोर्ड की बात की शुरुआत आपने की है। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की बात हर कोई करता है, सनातन बोर्ड की कोई बात नहीं करता। आप कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है? क्योंकि बीच में बहुत सारे कांटे और बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं। कोई भी लड़ाई आप लड़िए, कोई भी लड़ाई प्रारंभ करिए, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसमें कांटे ना हो, और उन कांटों को निकाल के आगे बढ़ते रहना ही उस लड़ाई की सफलता है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो ये कंपलसरी है, हमें ये लड़ाई बिना सोचे समझे कि इसका लाभ क्या होगा, क्या हानि क्या होगी, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, निश्चित हम इस यात्रा में सफल होंगे, इस लक्ष्य में सफल होंगे। सनातन को लगातार मुख्यमंत्री योगी जी लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि सनातनियों को जगाने की कोशिश है। क्या लग रहा है, सनातनी अभी भी सोए हुए हैं? अभी अगर सोए नहीं है, गहरी नींद में सोए हुए हैं। वो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें मिटाने वाले लोगों की क्या प्लानिंग है। वो होता है एक स्लो पॉइजन, ऐसा स्लो पॉइजन कि धीरे धीरे असर करता है। हमें मिटाने का कार्य वो हो रहा है, हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति को मिटाया जा रहा है, हमारे परिवारों में से बेटियों को उठाया जा रहा है, हमारे परिवारों में विकृति पैदा की जा रही है, भारत के विरुद्ध मानसिकता पैदा की जा रही है। ये वो स्लो पॉइजन है जिसे आज हम समझ नहीं रहे, उसे आज नहीं समझा तो कल पछताना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड तो बहुत पहले से है, लेकिन सनातन बोर्ड की मांग अभी उठी है। क्या लग रहा है सनातन बोर्ड के लिए, जिस तरह से आप जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार इसकी बात कर रहे हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बहुत पहले से था और प्लानिंग के तहत बनाया गया। पहली बात तो जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं। और अब अगर हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है तो सेकुलर कंट्री में हमको बताइए क्या आवश्यकता है वक्फ बोर्ड की। और अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड बनाना ही पड़ेगा। अभी तो उनके यहाँ, अभी मैंने सुना कि कोई उन्हीं मुसलमानों में कोई और एक समाज है, उन्होंने कहा हमारा वक्फ बोर्ड अलग बनाइए, तो अब वो बनाएंगे तो हमें भी चाहिए ना। लेकिन क्या आवश्यकता है कि अब हिंदुस्तान में, जहां पर हिंदुओं को बहुसंख्यक कहा जाता है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लगातार तूल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को चेता रहे हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी में लोगों को पढ़ाया जाता है, यूनाइट बी स्टैंड और डिवाइडेड बी फॉल। ये उसी का हिंदी वर्जन है। तो जो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है तब बुरा नहीं लगता, तो हिंदी में सुनने में क्यों बुरा लग रहा है? हम तो कह रहे हैं जब अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो हिंदी भी पढ़ा लो। अंग्रेजी का हिंदी वर्जन, जो हिंदी वर्जन है ना, वो यही है, बटोगे तो कटोगे। अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई है, क्या लग रहा है भारत को कितना फायदा होने वाला है? अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई है, क्या लग रहा है भारत को कितना फायदा होगा? ट्रंप की जीत एक तरीके से भारत में मोदी की जीत है, और ट्रंप के जीतने के साथ इसका एक कंफर्म है, अब हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और हम ट्रंप को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, वो ऐसे ही आगे बढ़े। एक और निवेदन कर दें, ट्रंप सबसे पहला काम ये करें, कनाडा में हिंदू सुरक्षित हो सके, इसके लिए ट्रूडो से बात करें। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 मिनट वाला बयान दिया है। किसने? अकबरुद्दीन ओवैसी। वो रात दिन ऐसे ही बयान देते हैं, उन पे कोई हिट स्पीच नहीं होती। लेकिन एक बात ध्यान रखें, वो गलतफहमी में है। 15 मिनट नहीं, वो जितनी मिनट चाहे कर लें, वो जो जिस लायक है ना हिंदुस्तानी सनातनी, उन्हें वो ज्ञान दे देंगे। हमें मत डराओ। अगर हमें डराने की कोशिश करोगे ना, बोलने लायक नहीं बचोगे। इसलिए हमें मत डराओ, संविधान का पालन करो, यही कहेंगे हम उससे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि योगी सरकार को पता है चुनाव है और हार रहे हैं। ये पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स का बयान है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे।